जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है पुनः श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो ये है सोशल साइंस 6 to 8 पेपर 2 के लिए है। ठीक है, सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम लेके आए हैं टेस्ट 3। ठीक है, 120 क्वेश्चन टेस्ट 3 लेके आए हैं। 120 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवाएंगे सीटेट का। इसमें जो है इंग्लिश और संस्कृत छोड़ रहे हैं, उसका जो है अलग से अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, अलग से करवा देंगे अगर टाइम मिले तो। लेकिन फिर भी आप सब जो है अलग से अपना दूसरे संसाधन के द्वारा आप संस्कृत और प्लस इंग्लिश का जो है आप सेट लगाते रहिए। तो ये सेट 3 है। ठीक है, और कॉपी कलम लेके बैठिए, देखिए आप सबका कितना सही होता है। शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। एक समान क्रम के अनुसार, ये नहीं होगा। एक समान व्यवस्थित, वो व्यवस्थित गलत है। व्यक्तिगत, वो क्रम अनुसार और व्यक्तिगत तौर पे होता है, ये सही है, सी नंबर। ठीक है, और एक बात जरूरी बातें हैं, ये देखिए एग्जाम डेट जो है 1 फरवरी का है, 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे की योग्यताएं एवं क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा विकास एक क्रम में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया गर्भ से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न और व्यक्तिगत व क्रम के अनुसार होती है। तो कैसे होती है, क्रम अनुसार और व्यक्तिगत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवस्था का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास का प्रकृति गतिशील है। विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब विकास स्थिर और नियत है। तो इसमें जो है ये तीनों गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या है, विकास की प्रकृति गतिशील है, हमेशा विकास आगे की ओर बढ़ते जाता है, ये नंबर सही है। वर्तमान समय में आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि क्रांतिक अवधि प्रदर्शन को अस्थायी रूप से बदल देता है, जबकि संवेदनशील अवधि में सीमित समय के दौरान अनुभव अपना प्रभाव डालता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक विकास में अंतर है, यह किस सिद्धांत के कारण है। तो यहाँ क्या है, विकास का शीर्षगामी छोटे बच्चों पर लागू होता है, तो ये नहीं होगा। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, छोटे नहीं, बच्चे तो सभी छोटे बचपन में छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ विकास का एक शीर्षगामी सिद्धांत हुआ कि सिर से पैर तक। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत ये कि आस पड़ोस समीप उसके विकास जो होता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो ये अलग हो गया। और ये जो दोनों का अलग अलग विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक और सामाजिक, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। नरेश मुकेश लगभग उम्र में बराबर है लेकिन दोनों का संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास में अंतर है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत के कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में सभी व्यक्ति का जो है सीखने का दर भिन्न भिन्न होता है। सभी की योग्यता, क्षमता, सोचने समझने का स्तर जो होता है भिन्न होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद होंगी। और आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में। अब देखिए, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है प्रतिमान में विकासात्मक, तो ये भी आपका जो है मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। डी नंबर ऑप्शन है, दोनों गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। तो बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, यह कथन गलत है क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, वातावरण, पोषण आदि को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। ठीक है, वातावरण, ठीक है, पोषण आदि को भी जिम्मेवार मान लिया जा सकता जाता है।
पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, यह कथन भी गलत है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक भी विकास में महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। 5 नंबर, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। बी नंबर है एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सी है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। डी है एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो ये एक्सप्लेनेशन में तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है समाजीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक बच्चों के उनके जीवन के दौरान बहुत बार प्रभावित करती है। और इसके साथ ही समाजीकरण के रूप में परिवार, घर, पास पड़ोस आदि, द्वितीयक समाजीकरण के रूप में विद्यालय, धर्म, मीडिया आदि बहुत से स्रोत से बच्चा प्रभावित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। तो बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि लास्ट स्टेज जो होता है जीन पियाजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। यानी कि कब? औपचारिक संक्रियात्मक चरण में अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देते हैं, और अमूर्त रूप से जो है और काल्पनिक रूप से बच्चे जो है सोचना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था मानी जाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। संवेदी पेशीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर के वर्ष होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूद स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान और पाठ। जब स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा कि समायोजन। नए अनुभव के लिए करते हैं मौजूद स्कीमा को संशोधित, वह प्रक्रिया समायोजन, एकोमोडेशन कहा जाएगा। विश्लेषण में दिया गया है जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूद स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, जबकि अभिसंज्ञान से तात्पर्य व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति एवं ज्ञान के प्रति जागरूकता से है। अभिसंज्ञान का मतलब क्या है? व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति एवं ज्ञान के प्रति जागरूकता से है। तथा पाठ का मतलब हो गया मचान से बच्चों की उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप संकेत इशारे प्रदान करने से है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं? किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, सी नंबर मौजूद स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, और डी नंबर क्या कहते हैं कि दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो यही आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या कहते हैं जीन पियाजे आत्म केंद्रीयता के बारे में? व्याख्या से जानते हैं। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति है। आत्म केंद्रीयता संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में उत्पन्न होती है। सांसारिक दृष्टि को अपनी दृष्टि से देखना यह कब होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चे यह मानने लगते हैं कि संपूर्ण दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और वे जो भी सोचते हैं या कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये बच्चों के मानसिकता के अनुसार है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष बच्चे सोचते हैं प्रायः। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है अनुबंधन,
पुनर्वलन, सांस्कृतिक परिवेश, स्कीमा, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवेश बताए हैं लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सीख सकते हैं, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी। सस्वर पाठ वो रटने को, ये तो नहीं होगा। सहयोगात्मक सीखने को, इनाम वो सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, तो यहाँ हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक सीखने को। तो इनके व्याख्या में क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने को महत्व दी जाएगी। वाइगोत्स्की के सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित है। इनमें 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, मिलकर सहयोग आपस में करते हैं। अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है इस प्रक्रिया से। देखिए लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में है, 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं लॉरेंस कोहलवर्ग ने। तो 6 चरण प्रतिपादित किए हैं लॉरेंस कोहलवर्ग ने। 6 चरण को आइए जानते हैं। 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं लॉरेंस कोहलवर्ग ने। अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं तथा 6 चरण, 3 अवस्था दिए हैं लॉरेंस कोहलवर्ग ने और 6 चरणों में विभाजित किए हैं विकास के सिद्धांत को, नैतिक विकास के सिद्धांत को, जो कि इस प्रकार है। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलता है। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में 4 से 10 वर्ष में 2 चरण है। आज्ञाकारिता और सजा, जिसमें कि आज्ञा नहीं मानने पे दंड घोषित किए जाएंगे, हमें दंड मिलेगी, हम ये काम करेंगे, तो बच्चे के मन में क्या होता है, डर बैठा रहता है, तो डर और आज्ञाकारिता की भावना होती है। और दूसरा चरण इसी में है, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में 4 से 6 वर्ष में ही आत्म अभिरुचि और प्रतिफल। आगे है दूसरा पारंपरिक नैतिक अवस्था, 10 से 13 वर्ष की आयु तक पारंपरिक नैतिक अवस्था कोहलवर्ग के अनुसार है। इसमें है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में अपने आप को अच्छा लड़का अच्छा लड़की का भी विन्यास होता है। इसमें लड़का लड़की जो है अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, अच्छे को देख के अच्छे की तरफ बनना चाहता है, ठीक है। आगे है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, और इसी में है 10 से 13 वर्ष की आयु में सामाजिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था कैसे बनता है, न्यायिक, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में नैतिक न्याय का सिद्धांत इसमें आ जाएगा आपका। आगे है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच में होता है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था। इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अनुबंध होता है और वो अपना अधिकार भी उसमें समझ में आने लगता है इस अवस्था में, 13 से 16 वर्ष की आयु में उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था में। और क्या है, भौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत, तो 3 अवस्था में 12वां नंबर क्वेश्चन है, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए कोहलवर्ग के अनुसार। तो अभी आपने देखा कि 10 से 13 वर्ष की आयु में जो है बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में जो है उस पर जोर देते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। यह दूसरी अवस्था का दूसरा चरण है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की है पहले चरण में, और दूसरा में है सामाजिक व्यवस्था न्याय व्यवस्था। तो ये इसमें आ जाएगा आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में आ जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना यह है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। सामाजिक कानून एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखता है, नैतिक निर्णय लेना दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचार अधिक हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। इसमें हो जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता, और सॉरी इसमें धावक है नर्तकी है, तो ये क्या कर रहा है, शारीरिक गति कर रहा है, ये शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, शारीरिक गति संवेदनशील बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि गार्डनर द्वारा दी बुद्धि के प्रकारों में से एक है। यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरे शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग की क्षमता को दर्शाती है। शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने के लिए मानसिक क्षमताओं का विकास करने की क्षमता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, यह
शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी? तो जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समता। तो कौन सा होगा ऑप्शन से? साफ साफ दर्शा रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। व्याख्या में देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है अनुचित विचार है यह एक समाज के लिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। तो कौन सा कथन सही है? आगे सी नंबर में है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो आपका सी नंबर सही कथन पूछ रहा है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या कहता है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। बच्चों का आकलन उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना के लिए किया जाता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार की एक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया में सुधार की एक प्रक्रिया है आकलन। बच्चों की गति को अवगत कराने का एक माध्यम भी है आकलन। अतः आकलन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के आकलन के बारे में पूर्णतः सत्य है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? तो नहीं पूछा है। ऑप्शन है डिफरेंस इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, लेवलिंग एंड सेग्रेशन, पृथकीकरण और नामीकरण, कोलैबोरेशन लर्निंग, सहयोगपूर्ण सीखना। तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, यही पूछा है। तो ए, बी और डी तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है पृथकीकरण, नामीकरण, तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की भावना को पृथकीकरण और नामीकरण पालन नहीं करता है, जबकि विभेदित निर्देश, सीखने के लिए नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना, भयमुक्त सीखना, स्वतंत्र एवं सहज रूप से सीखने में समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करती है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक किसको अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि की कक्षा के लिए किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखते हैं, सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने को हतोत्साहित करना है, ये गलत है। प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव केवल यहाँ दिया है साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है, केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है, अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। व्याख्या में है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को सभी समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देनी चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए। कौन कौन से? उनके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करना, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए, पाठ्यचर्या के बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, समूह के बीच व्यक्तिगत मतभेद को दूर करने के लिए अपने सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 16वां नंबर कि शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हो। तो शारीरिक विकलांगता से विकलांग बच्चे के लिए है पहिया, कुर्सी, व्हील चेयर, वॉकर। दूसरा नंबर में है हैंड रेल के साथ रैंप। आगे है उभरा हुआ टाइल और ब्रेल प्रणाली। तो आपका जो है शारीरिक बता रहे हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा शारीरिक विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं तो पहिया, कुर्सी, व्हील चेयर उनको ज़रूरत होगा, वॉकर भी ज़रूरत होगा, हैंड रेल के साथ रैंप। ठीक है, उभरा हुआ टाइल, ये तो आपका जो है उभरा हुआ टाइल क्या है कि आँख जो क्या कहता है आँख से वंचित बच्चों के लिए होगा, और ब्रेल लिपि। तो ये तीन नंबर जो है 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो व्याख्या में क्या है देखिए, कुर्सी, व्हील चेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप, भूतल पर कक्षाओं का आयोजन और भूमि पर होना चाहिए कक्षाओं का आयोजन ताकि ऊपर नहीं चढ़ने में उनको सीढ़ी पर लंघना नहीं पड़े, शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था होना चाहिए, पीने का पानी उचित व्यवस्था होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? यहाँ है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अधिगम अक्षमता, तो पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और बर्तनी में गलती करते हैं, तो ये नहीं होगा। आगे है 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते हैं, ये भी नहीं, एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं। और आगे है 70 dB की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, तो ये भी गलत है। बार बार गतिक क्रिया को 2 फीट की दूरी के परे चीज़ नहीं देख सकते, ये भी गलत, यही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में जो है गलती करते हैं, ये तो है शब्दों और पंक्तियों को छोड़कर बर्तनी में गलती करते हैं, पढ़ने में गलती करते हैं। आपका ये नंबर सही हो जाएगा, नंबर बिल्कुल सही है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की पहचान क्या है कि ये पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं
और बर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों के बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की पहचान क्या है? तो पहला पहचान है, ऐसे छात्र अति सक्रियता के शिकार होते हैं। अति सक्रियता के शिकार होते हैं। सामान्य समन्वय का इनमें अभाव होता है। भावनाओं के प्रति अस्थिरता होती है और पाठ्यगामी क्रिया में रुचि होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियम कार्य दिए जाने चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, तो ये भी नहीं होगा आपका। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया है। ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु योग्यता क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चे से अधिक होती है प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चों के अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव रहती है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बालकों की बुद्धि 140 से ऊपर होती है, अतः इन बच्चों की सीखने की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका समन्वय स्थापित किया जा सके। 21वां नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ठीक है, भागीदारी को बढ़ावा देना है माध्यमिक कक्षा में, तो सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पूछताछ और जांच के माध्यम से। माध्यमिक कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी क्रिया में बच्चों के सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं तथा स्वयं के द्वारा करके सीखने का अवसर उपलब्ध होता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि बनी रहती है। पूछताछ आधारित शिक्षा यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो खोज के माध्यम से सीखने पर बल देता है। यह सक्रियता के साथ सीखने का एक रूप होता है। यह मुख्य रूप से सोच, चिंतन, समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास और अभ्यास से संबंधित होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। यह कथन गलत हो जाएगा। और तर्क आर क्या कहता है? अधिगम की प्रक्रिया का हुआ स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक है। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है, दोनों गलत। ठीक है, दोनों गलत है, डी ऑप्शन सही है। समकक्षियों से चर्चा संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में बाधा डालती, गलत है, क्योंकि समकक्षियों से चर्चा संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में सहज अवसर जो है उपलब्ध कराती है। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक, यह भी गलत है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और उसी के अनुरूप वह अधिगम करता है। लक्ष्य निर्धारित को लेकर 23 नंबर, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकार करने वाले, असफलता से बचने वाले, तो यहाँ होना चाहिए महारत उन्मुख, ए नंबर। ठीक है, इसमें क्या कहता है ए नंबर में कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय संसाधनों को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीखते हैं। ये लक्ष्य सीखने के पारस्परिक मानकों के आधार पर उपलब्धियों के माध्यम से छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है। 24 नंबर है, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? तो सीखने पर सकारात्मक प्रभाव कौन से ऑप्शन डालेगा निम्न में से? तो मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, ये सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, डी नंबर गलत है, सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ऐसी धारणा क्या है? अच्छे बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक व्यक्ति की सकारात्मक धारणा व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थिति को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती है। स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती है। आगे है संरचनावाद का सिद्धांत। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है संरचनावादी सिद्धांत, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। आगे जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। यह गलत हो गया। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है। इसमें से आपका ए नंबर ऑप्शन सही लगता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। संरचनावादी सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। विल्हेम वुंट, ठीक है, विल्हेम वुंट सिद्धांतकार थे।
संरचनावाद के प्रतिपादक थे, संरचनावाद के विल्हम वुंड थे प्रतिपादक। संरचनावाद का सिद्धांत जानकारी के चिंतन व समालोचनात्मक विचार पर जोर देता है, शिक्षक को लोकतांत्रिक भूमिका पर जोर देता है, सक्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है, संरचना के केंद्र बिंदु में विद्यार्थी रहते हैं, इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वह स्वयं के पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है। आगे है बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो जो उनके लिए अप्रासंगिक है, तो ये नहीं होगा, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है और जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बच्चे जो पहले से समझते हैं उनके आधार पर वे अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे निम्नलिखित आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे जो पहले से समझते हैं वे अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे निम्नलिखित आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनके लिए प्रासंगिक है, वो प्रासंगिक कभी नहीं होगा, प्रासंगिक है जो उनके लिए ज्ञात है, उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है, जो उनके लिए सहज सरल है, उनके परिवेश में अंतर संबंधित है। आगे देखिए, संज्ञान व संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान व संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से मिला हुआ है। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुत्थे हुए हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही बी नंबर ऑप्शन सही लगता है। सी डी भी देख लेते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया है संज्ञान संवेग के बीच। संज्ञान व संवेगों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। संज्ञान संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित है। संज्ञान संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। संज्ञान संवेग परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन शैक्षणिक परिणामों द्वारा छात्रों को सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तो किन शैक्षणिक परिणाम द्वारा छात्र को सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। तो अन्वेषण और प्रयोग, अधिक संज्ञानात्मक कौशल का विकास, चर्चा और बहस, ये तो करेगा ही। अधिक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास, ये भी करेगा। अन्वेषण प्रयोग, ये भी करेगा। निष्क्रिय सुनने के कौशल, यही पैसिव लिसनिंग, यही नहीं करेगा, सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। क्या है कि निष्क्रिय सुनने के कौशल वे शैक्षणिक प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण से अधिगम भी निष्क्रिय हो जाता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अरुचि उत्पन्न करेगा, जबकि अन्वेषण और प्रयोग अधिक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा बहस के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। तो यह है विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। यहाँ है रचनात्मक दृष्टिकोण, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो डी नंबर आपका सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाना चाहिए, क्योंकि चर्चा और बहस के माध्यम से समस्याओं को अधिक खुले तौर पर और नवाचार के साथ देखने, विचार करने और उनको हल करने की अनुमति प्रदान करता है। जीन पियाजे महोदय ने रचनात्मक दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर है ये 30 नंबर सीडीपी का। स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। आगे है, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। सही विकल्प को चुनना है। तो जो है दोनों गलत है और ये तो पूरी गलत है। आरू की पूरी तरह से बिल्कुल गलत तरीके से मतलब दिया है ताकि लग जाए बच्चों को पूरे गलत है, इसे पूरे तरह से ही गलत लगता है। देखिए आइए जानते हैं डी कथन में क्या बताया, दोनों गलत है बताया है, दोनों गलत है ना। आगे देखिए, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं कराना चाहिए, ये कथन गलत है। ठीक है, ये भी आप जान ही रहे हैं, परिवेश में बच्चों से जुड़ाव महसूस होता है, अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता मिलती है इसे। और आगे देखिए, तर्क में समुदाय के संपर्क स्थापित करने से अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न नहीं होता है, ये भी गलत है। बाधा उत्पन्न मतलब बोल रहा है नहीं होना चाहिए और नहीं होता भी है समुदाय के संपर्क में, तो ये दोनों गलत है। अब ये रहा आपके सामने सोशल साइंस। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो क्या है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ? मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। तो डी नंबर आपका जो है इसमें सही बता रहा है। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता है। मुख्य व्यापारी को सातवाह कहा जाता है।
और गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा नंबर है, वो बुर्ज या बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई है? तो वे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं बुर्ज के पेड़। तो हिमालय क्षेत्र कहाँ है? तो आपका कश्मीर में पाया जाएगा हिमालय क्षेत्र। वो बुर्ज बर्च छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस बुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था, 150 साल पहले। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। और यह बुर्ज के पेड़ के छाल पे जो लिखी गई है सूक्त, ऋग्वेद सूक्त, ऋग्वेद का कविता सूक्त, ये कहाँ है? पुणे के महाराष्ट्र पुस्तकालय में जो है सुरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो प्रार्थना, कविता, ये सबको क्या कहता है? सूक्त। आगे है, कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो शिल्पाधिकारम, वलयापति, मणिमेकलई, पेरियापूर्णम। तो पेरियापूर्णम है, तो पेरियापूर्णम जो तमिल कृति है साहित्य, पेरियापूर्णम तमिल कृति है जो कि पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है। 12वीं शताब्दी में लिखी गई यह तमिल कृति है पेरियापूर्णम, आम पुरुष महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदिकारम ये भी तमिल साहित्य है, प्रथम महाकाव्य है, तमिल प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है शिल्पाधिकारम। और वलयापति संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है, वलयापति संगम काल का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, और तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है वलयापति का। मणिमेकलई 30 छंदों का महाकाव्य है, मणिमेकलई 30 छंद का महाकाव्य है। इसके रचनाकार चितलई चितनार है, चितलई चितनार क्या है? तो चितलई चितनार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है? खजुराहो, अहोल, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो आपका खजुराहो जो है आपका हो जाएगा चंदेल, ठीक है। एहोल हो जाएगा आपका चालुक्य, खजुराहो चंदेल, एहोल चालुक्य, कांचीपुरम चंदेल पल्लव, और महाबलीपुरम भी पल्लव वंश। तो आपका जो है ये डी नंबर ही ऑप्शन जो है सही मेल नहीं खा रहा है, चोल। महाबलीपुरम भी पल्लव वंश और कांचीपुरम भी पल्लव से संबंधित है। तो खजुराहो का मंदिर जो बनाया है चंदेल वंश ने, एहोल जो शिलालेख चालुक्य वंश के द्वारा, कांचीपुरम पल्लव वंश के द्वारा, और महाबलीपुरम मंदिर जो है ये भी पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ है डी नंबर ऑप्शन सही था कि महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है। खजुराहो चंदेल वंश, एहोल चालुक्य वंश, कांचीपुरम पल्लव वंश, महाबलीपुरम पल्लव वंश। तो कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, 3 ऑप्शन है। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। आगे है, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो यहाँ तवारीख के बारे में 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये नगर में रहते थे और बहुत सारे पुरस्कार पाने के लिए लिखा करते थे, सुल्तानों से पुरस्कार पाने की आशा में। तो 2, 3 आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन। और यहाँ देखिए, तवारीख के संबंध में कथन 2, 3 दोनों सही है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, अपने इतिहासकार सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया था। तो ये सुशिक्षित होते थे, लेकिन ये नहीं है कि उर्दू ही होता था, कि उर्दू भाषा में ही लिखा जाना था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर है, सूर शरावली है और साहित्य लहरी। तो सी नंबर आपका जो है साहित्य रत्ना नहीं है, साहित्य लहरी भी है, ये सी नंबर नहीं है। साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास द्वारा संकलित है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। किस भाषा? ब्रज भाषा। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। आगे है, कथन और कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनने के लिए बता रहे हैं। बोल रहे हैं, कथन है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। सही है। आगे है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदार ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली। ऑप्शन में है कि ए, बी दोनों सही है। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें सही व्याख्या करता है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। सॉल्यूशन में है ए, आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 1707 यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। बंगाल जो है ना, एक अलग क्षेत्रीय राज्य बनकर जो है जमींदार
जमींदारों के तौर पे एक अलग मतलब कि क्षेत्र बन के उभरा बंगाल। तो एक क्षेत्रीय राज्य बन के जाने में जमींदारों में काफ़ी बदलाव, और जमींदारों में क्या हुआ, बहुत बदलाव आने लगा। अगर बंगाल जैसे ही क्षेत्रीय राज्य बन गया, वैसे ही जमींदारों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर लिए, और इसी तरह जो है मुगल सम्राटों का सत्ता का जब पतन होने लगा, इसी के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और भी शक्तिशाली और प्रबल हो गया। आगे है, किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेलार कहा जाता है? तो ये तमिल क्षेत्र में है। ठीक है, तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता है? भूमि के स्वामी को वेलार कहा जाता है। और संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता है। ठीक है, उझावर और वेलार ये 7वां या इसी तरह है एनसीईआरटी में। और दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदिसियार और अधिमई के नाम से जाना जाता है। अभी हम 6ठे क्लास का एनसीईआरटी चला रहे हैं। ठीक है, तो जिसे भूमि नहीं रहता है और उसे क्या कहता है? कैदिसियार कहा जाता है। आगे है, कथन ए बी को पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये सही हो जाएगा। आगे है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। इस प्रकार दोनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, यह समाज सुधारकों में यह विचार परिवर्तन लाने के लिए कि परिवर्तन लाएंगे तो नए ढंग को, नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है। कहाँ पे? हाँ, सी नंबर में है। दोनों ए बी सही है, दोनों सही है। सी नंबर है। राजा राम मोहन राय जो को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज में हो जाएगा केशव चंद। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग दुबे प्रार्थना समाज में, लेकिन ये ब्रह्म समाज हो जाएगा हमारे राजा राम मोहन राय जो कि नए परिवर्तनकारी हैं, समाज सुधारक। 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों को छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आगे देखिए, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था किससे? तो यह ब्रह्म समाज से था। पूर्व मद्रास जो कि अभी के चेन्नई है, वहाँ स्थापित वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से। वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किया। कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई, आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपियन डेरोजियो ने किया। और युवा बंगाल का जो है वो युवा बंगाल आंदोलन 1826 का जो इस आंदोलन का जो शुरुआत किया हेनरी विपियन डेरोजियो। और डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि हेनरी विपियन डेरोजियो को कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन में है ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर जो था और पेरियार मनु संहिता भगवद गीता रामायण इस ग्रंथ का जो है आलोचक थे पेरियार और ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये सही है। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुष का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर व्याख्या करता है एक ही, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, ईपी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवद गीता रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है। कथन ए की कारण आर सही व्याख्या करता है। आगे है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो कैनिंग, डलहौजी,
एल्गिन और हार्डिंग। तो इसमें से हो जाएगा कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने मुगल क्या है, किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल राजा घोषित किया था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। रंगून और कालकोठरी की सजा भी दी गई थी इन्हें। ठीक है, डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ किया था डलहौजी ने। और आगे है हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग। एल्गिन ने वासी आंदोलन का दमन किया था। वासी आंदोलन एल्गिन, वासी आंदोलन एल्गिन याद रखिएगा। और लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर जो है रोक लगाया था। और डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ किया था। व्यपगत सिद्धांत यानी कि राज्य को अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाना। आगे है निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो केसरी अखबार जो है मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, केसरी जो है मराठी में छपता था और मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था। तो मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। ये बाल गंगाधर तिलक का था ये अखबार, इनका पत्रिका निकलता था। तो बम्बई से था, मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। केसरी अखबार का प्रकाशन बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। थोड़ा आवाज़ जो है मचल रहा है, लड़खड़ा रहा है। आगे है निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। किस एक्ट से, तो 1935 एक्ट से जो है काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं 1935 के अधिनियम द्वारा से। यह एक विस्तृत दस्तावेज है 1935 का जो है एक्ट, जिसमें 321 अनुच्छेद है। कितना है, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची है केवल 1935 अधिनियम में। तो इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसमें क्या है, प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी नियम के तहत जो है एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। इसी अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया और म्यांमार को जो है ब्रिटिश भारत को, उस टाइम ब्रिटिश भारत था, उसको अलग किया गया था। तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ इसी अधिनियम 1935 के तहत। अब देखिए 1909 एक्ट, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई 1909 अधिनियम के तहत। और आगे है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट्स भारत और तथा पाकिस्तान की स्थापना की गई। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के तहत भारत पाकिस्तान को जो है अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारत रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मंगल और चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या कितना है। मंगल का 2 है, सही है। बृहस्पति का बता रहे हैं कि 53, तो यहाँ 52 है, यहाँ यही हो जाएगा बृहस्पति। यूरेनस का क्या है, BCD। यूरेनस का तो इतना नहीं होगा, कभी भी नहीं। और नेपच्यून का 13, ये भी नहीं। ये तीनों जो है गलत हो जाएगा। ये सही है मंगल का। फोबोस और डीमोस होता है मंगल का उपग्रह। चंद्रमा बृहस्पति। आगे देखिए आंसर में BCD बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या 52 न होकर 52 नहीं होकर 27 है। ठीक है, तो बृहस्पति में 27 चंद्रमा है। नेपच्यून में चंद्रमा की संख्या 13 न होकर 14 है। और वरुण में क्या है, नेपच्यून में 14 है चंद्रमा की संख्या। और मंगल नामक उपग्रह में चंद्रमा की संख्या फोबोस डीमोस, अतः BC और विकल्प D सुमेलित नहीं है। आगे है उपयुक्त विकल्प का चयन करके A और R को जो है देखना है सही कौन सा है। उत्तरी ध्रुव वृत्त
और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। आगे है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो ये गलत है। उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है। ठंडा तो होता है लेकिन बहुत ठंडा ये नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है विकल्प में। बी नंबर ऑप्शन इसमें सही बता रहा है। बी नंबर में क्या है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, देखते हैं उत्तरी ध्रुव और यहाँ देखिए कि थोड़ा गलती ये यहाँ लग रहा है। ये ऑप्शन इस प्रकार होगा, आर नंबर जो कारण है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है जो कि कम ऊष्मा देती है। मतलब सूर्य की तिरछी किरणें हमेशा कम ऊष्मा देती, ये होना चाहिए, ठीक है। तिरछी किरणें जो है कम ऊष्मा देता है, ये सही हो जाएगा। लेकिन हमेशा तिरछी होती है ये नहीं, सीधी भी तो होती है, ठीक है। सीधी सूर्य की किरणें पड़ने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसी को कहते हैं। तो यहाँ इसमें जो दिया है, आगे पढ़ते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीतकटिबंध या दक्षिणी गोलार्ध के मध्य वाले भाग को शीतकटिबंध या शीतकटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन कहा जाता है। शीतकटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में ठंड अधिक होती है। इसलिए कथन ए और कारण दोनों सही है। तो चलिए, दोनों सही है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र चंद्रमा। भारत के केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। व्याख्या में क्या है कि भारत केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और कोलकाता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः होगा। आगे है 19वां नंबर। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो भौतिक विशेषता जो है दक्कन का पठार सिंहाद्री है, ठीक है, सिंहाद्री। देखिए, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सिंहाद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सिंहाद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे कि 8-9 डिग्री चैनल है ना लक्षद्वीप कवरत्ती के बीच में, 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और क्या कहता है मालदीव के बीच। उसके बाद कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, फिर ऊपर जाइए 10 डिग्री, इसी तरह 12-15 फिर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सिंहाद्री के पास पड़ जाएगा। तो 2 भागों में विभाजित करती है सिंहाद्री को 16 डिग्री अक्षांश। तो उत्तरी सिंहाद्री एवं दक्षिणी सिंहाद्री को विभाजित करती है। और सिंहाद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है, ठीक है, जो कि 1646 मीटर ऊंचाई है। सर्वोच्च शिखर कलसूबाई, सिंहाद्री की कलसूबाई 1646 मीटर। दक्षिणी सिंहाद्री के सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख और ये उत्तरी सिंहाद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसूबाई 1646 मीटर और 1892 है कुद्रेमुख, दक्षिणी सिंहाद्री के सर्वोच्च शिखर का ऊंचाई। आगे है दक्कन पठार का मध्य प्रदेश। दक्कन पठार का मध्य प्रदेश वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार जो है एमपी और एमएच महाराष्ट्र में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट
चट्टानों से ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बना है दक्कन का पठार। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। और दक्कन का पठार जो है आपको इस प्रकार है, 3 कोना, और इसको क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार को विदर्भ, पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, दक्कन पठार में काली मिट्टी प्रचुरता से पाई जाती है और दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। आपके सामने है उचित मिलान करने आया है, कॉलम 1 कॉलम 2, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। तो संगमरमर जो है आपका कौन सा है, संगमरमर आपका जो है बनेगा आपको आग्नेय से, और संगमरमर, आग्नेय चट्टान, बलुआ पत्थर क्या है, कायांतरित है, सॉरी, कोयला, ग्रेनाइट, सॉरी, संगमरमर आपका हो जाएगा क्या कहता है, कायांतरित चट्टान। संगमरमर हो जाएगा रूपांतरित कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब बदला हुआ रूप है। और ग्रेनाइट आपका हो जाएगा अग्नेयशैल, इग्नियस रॉक, जो कि प्राथमिक चट्टान होता है। तो ये ग्रेनाइट बना हुआ है प्राथमिक चट्टानों से। अब कोयला जो है और बलुआ पत्थर, ये दोनों देख लीजिए। तो इस प्रकार है, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। देखिए हजारों करोड़ों साल वर्ष, हजारों वर्ष बाद जो है क्या कहता है, जीवाश्म मतलब सड़े गले वस्तुओं का जो है उसी से बनता है कोयला आपका। ठीक है, साल से सड़े गले धरती के नीचे दबने से क्या हो जाता है, ये कोयला बनता है। तो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जानवर और लकड़ी ये सब सड़ने से क्या होता है कि उसके जीवाश्म का इस हो गया ये जीवाश्म ईंधन। और बलुआ पत्थर हो गया अवसादी शैल, संगमरमर कायांतरित शैल हो गया, बलुआ पत्थर अवसादी हो गया, और कोयला जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट हो गया इग्नियस रॉक। तो यह है तटबंध है, स्थल रूप और घटक। तटबंध स्टैक, छत्रक शैल, हिमोड। हिमोद तो हो जाएगा हिमनद, छत्रक शैल हो जाएगा आपका, छत्रक शैल पवन के द्वारा बनता है और ये रेगिस्तान में बनता है, बालू से ऐसे ऐसे करके छत्रक शैल बनता है। और आगे है तटबंध पवन, तटबंध समुद्री तरंग से बनता है। ठीक है, और स्टैक हो गया नदी से। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया, केवल बी और डी मिलान है। हिमोड हिमनद से डी मिलन है, और बी भी स्टैक समुद्री तरंग, स्टैक समुद्री तरंग से बनता है। और छत्रक शैल बनता है पवन से, और तटबंध बनता है नदी से। तटबंध यानी नदी। ठीक है, तो यहाँ देखिए तटबंध ये नदी के द्वारा होगा। ठीक है, स्टैक हो जाएगा आपका समुद्री तरंग, छत्रक शैल पवन, हिमोड हिमनद। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी ठीक है, ये तो सही है। ऊंचाई ये भी सही है, और अक्षांश नहीं होना चाहिए। वायु दाब एवं पवने ये भी, बी सी डी ये होना चाहिए। लद्दाख के बारे में मेरा जो है संकल्पना बिल्कुल गलत था, ये सिर्फ केवल बी होगा इसमें, ऊंचाई के कारण। ठीक है, तो लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ठीक है, तो हम गलत थे। लद्दाख उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में आती है, जहां अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। तो क्या है, शुष्क और कठोर है लद्दाख की जलवायु। उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है। तो उत्तर पश्चिम हिमालय आपका कहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका इंडिया। तो ये हो गया आपका इंडिया, और उसके बाद उत्तर पश्चिम ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ आपका ये लद्दाख हो गया। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख स्थित है। तो ये हिमालय के पर्वतीय क्रम में है, उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में। यहाँ अत्यंत शुष्क और कठोर जलवायु है। आगे है ए आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए है कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, और कारण आर है ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है। ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है, ये तो सही है। और आगे देखिए ए क्या कहता है विश्लेषण में। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही बता रहा है, दोनों सही है। यानी कि कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, ये सही है।
ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है तथा ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। आगे है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है जहाँ निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ कम तापमान होगा उस क्षेत्र की वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु त्रिमंजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ठीक है। आपके सामने पेडागोजी आ गया है। कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? जनता से संपर्क करने का माध्यम नहीं है तो समाचार पत्र तो है, रेडियो भी है और टेलीविज़न है। सेल्यूलर फ़ोन क्या है? इसको भूल ही जाइए। क्या है पता नहीं जानते हैं, बस ये नहीं है। ठीक है। सेल्यूलर फ़ोन के बारे में हम थोड़ा सा पता करके बताएंगे। ठीक है, हम ऐसे ही बोल दिए। सेल्यूलर फ़ोन जनसंपर्क का माध्यम जो है नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न जो है ये तीनों जनसंपर्क का माध्यम है। और सेलुलर फ़ोन एक तार रहित, हाँ देखिए सेलुलर फ़ोन क्या है? तार रहित, तो तार रहित चल संचार उपकरण है। सेलुलर फ़ोन का तार रहित चल संचार उपकरण है। तो एक बार फोटो दिखा देते हैं। तो यह है आपके सामने, ये सेलुलर फ़ोन है बिना तार का। ये देख लीजिए, मोटोरोला का, जो कि बहुत पहले निकला था, पहले यूज़ करते थे, यानी कि सेल फ़ोन की तरह ही सेलुलर फ़ोन इसी को कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में। तो यह जो है भूमध्य सागरीय जो है वनस्पति, यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये हुआ आपका अफ्रीका और दक्षिण पूर्व अफ्रीका, यहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये हो गया अफ्रीका और ये दक्षिण पूर्व हो गया अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पति में शुष्कता यानी कि सूखापन प्रतिरोधी क्षमता होती है। अधिकतर इन पेड़ों की छाल मोटी पत्ती वाली अकड़ी, चिकनी और चमकदार होता है। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार तथा मोटी होती है। शाखाएं कांटेदार और मोटी होती है इनकी शाखाएं। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति शुष्क भी होती है। ठीक है, मोटी कांटेदार होती है पेड़ों की शाखाएं और छाल मोटी पत्ती वाली। तो वनस्पति की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती है। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण पाई जाने वाली सदाहरित छोटी छोटी झाड़ियां हैं। हमेशा हरा भरा रहता है और छोटी छोटी झाड़ी जिन्हें कैलिफोर्निया के चैपेरल, दक्षिणी फ्रांस में मैकीज और इटली में मछिया कहते हैं। कैलिफोर्निया में सदाहरित छोटी छोटी झाड़ी को क्या कहता है? चैपेरल। कैलिफोर्निया में, दक्षिणी फ्रांस में, फ्रांस जो है यहाँ है पुर्तगाल के नीचे, और दक्षिणी फ्रांस में क्या कहता है? मैकीज, और इटली में मछिया कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु घास उगाने के लिए अनुकूल नहीं है। भूमध्य सागर प्रदेश का जो है जलवायु घास उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है जलवायु। और यहाँ पर नींबू वाले प्रमुख फल हैं और ये नींबू जाति के रसदार फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति जलवायु जो है वनस्पति में नींबू प्रजाति का जो है रसदार फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फल है नींबू, संतरा, अंगूर, खुमानी और अनार। आड़ू, अनार, खुमानी, अंगूर, नींबू, संतरा, ये सब रसदार फल उगाए जाते हैं। तो अभ्रक वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल,
ये सब क्या उपयुक्त में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है? तो यहाँ अभ्रक नहीं, वन, प्राकृतिक गैस नहीं, मृदा और जल, ये एक प्रजाति के मतलब संसाधन हुआ, एक जैसा संसाधन हुआ। अभ्रक, प्राकृतिक गैस, ये हुआ एक प्रकार का संसाधन। ठीक है, तो वन, मृदा, जल, ये हो गया नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, और अनवीकरणीय में हो गया अभ्रक और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी मतलब 2, 4 और 5, यानी कि 2 यानी बी, डी और ई। बी, डी, ई सी नंबर में है। मृदा, वन, मृदा, जल प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। वन मनुष्य के लिए इमारती लकड़ी, जनजाति और जानवरों के लिए भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करते हैं। जीवों के बीच पोषक बढ़ावा देते हैं, पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। महासागरीय जल प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। महासागरीय तरंगों का उपयोग तरंग शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। समुद्र में समुद्री प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहाँ पोषक चक्र सामान्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे है मृदा के विरचन गठन में कौन से प्रमुख भूमिका निभाते हैं? ठीक है, तो मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। तो इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ बता रहा है कि डी ऑप्शन सही है, ए और सी, यानी कि मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक जो है मृदा के विरचन यानी गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। तो मृदा के विरचन गठन में मूल चट्टान, जलवायु संबंधी कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। जलवायु मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम मृदा निर्माण में शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृदा निर्माण के गठन व संरचना शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पर मृदाएं नहीं होती है अर्थात परिपक्व नहीं होती है, वहां की मृदाओं का मूल शैलों के साथ दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी व मोटी होती है। तो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ए होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ बी है, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच। अच्छा, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच दर्शाता है। मजदूर और किसान के बीच कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी। तो आंसर में लिखा हुआ है बी और ऑप्शन जो लिखा है साहूकार और छोटे किसान को। ठीक है, तो यहाँ क्या है, साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ दिया है साहूकार और छोटे किसान, इसमें दिया है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, तो ये गलत है। ठीक है, जो हम पहले बताए थे यही सही है, ये बी खाली देखे गलती किया, यहाँ ए हो जाएगा ऑप्शन। तो साहूकार और छोटे किसान के बीच का शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार यथेष्ट संपत्ति धनाढ्य व्यक्ति होते हैं। छोटे किसान वह किसान होते हैं जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है। भारत में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। कर्ज की समस्या ग्रामीण में छोटे किसानों से ज़्यादा है, इसलिए कर्ज रूपी जाल साहूकार और छोटे किसानों के बीच एक शोषणकारी संबंध को प्रदर्शित करता है। आगे है निम्नलिखित कथन को ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त कथन का विकल्प का चयन कीजिए। ए में है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, ये सही हो जाएगा आपका। और संचार माध्यम आर में है संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण, तो ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों कथन सही है। तर्क और कथन यहाँ दिया है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है,
संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। एक प्रमुख स्थान है मीडिया लोकतंत्र में। प्रदत्त जानकारी ही जनमानस तक पहुंचाती है। लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रहरी भी है। मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में वास्तविकता का सही विकास होता है। मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह लोकतंत्र की रीढ़ है मीडिया। और आगे है, मीडिया को पक्षपातपूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विश्वसनीय संचार का रूप है। अतः ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करते हैं। आगे है, भारत सरकार काम करती है डैश वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर, तो नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर, तो दोनों स्तर पे जो है भारत सरकार काम करती है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी और सी, ठीक है, बी सी। तो भारत सरकार राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार के राष्ट्र और राज्य में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में शासन, राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रसारित होते हैं। संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? तो सरपंच की तरह कौन कार्य करता है? तो ग्राम सभा का सचिव। आगे है, खंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो ये हो जाएगा आपका अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच के रूप में कार्य करता है। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पंच के मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है और विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ग्राम स्तर पर, ठीक है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका चुनाव ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है। 1992 में संविधान के 74वें संविधान संशोधन को संसद ने पारित किया था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यस्थीय स्तर पर, जिला परिषद और जिला स्तर पर शामिल है। आगे है, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेरोजगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो और ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो लेबर चौक हम देखिए किसे कहते हैं? तो लेबर चौक उसे कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, यानी कि काम की तलाश में जहां रोजगार मिलता है, यानी कि वहाँ इकट्ठा होता है। वहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहाँ कितना काम है, कहाँ कार्य कम है, ज़्यादा है, कहाँ मजदूरों की कमी है, कहाँ मजदूरों की अधिकता है, कहाँ आवश्यकता है। इस प्रकार दोनों को काम लेने और काम देने वाले को भी आसानी होती है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं अपने लिए, इसलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठा रहते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। बुनकरों की सहायता संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो व्यापारियों की जो है बुनकरों की सहकारी संस्था जो है क्या है, केवल सही है। इसमें क्या कहता है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने का एक साधन है। यह तथ्य सही है। एक बुनकर सहकारी समिति से में एक समूह बनाते हैं, सामूहिक रूप से कुछ गतिविधियां करते हैं। बुनकर सहकारी समिति में समान हितों वाले लोग एक साथ आते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं। व्यापारियों की भूमिका यहाँ कम हो जाती है और बुनकर अधिक
आय अर्जित करते हैं। और क्या कहता है, व्यापारियों को आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है, अतः यह सही कथन नहीं है। सरकार सहकारी समिति से उचित दरों पर कपड़ा खरीदकर बुनकरों की मदद भी करती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार राज्य में निःशुल्क स्कूल की वर्दी का कार्यक्रम चलाती है। सरकार इस कार्यक्रम के लिए पावरलूम बुनकर सहकारी समिति से कपड़ा खरीदती है। आगे इसमें बोल रहा है उपयुक्त विकल्प को चुनने के लिए। ये कहता है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ लग रहा है आर सही है और ए भी सही है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता और ए भी सही है। तो दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी हो रहा है। एक दूसरे की व्याख्या लोकतंत्र के बारे में ही दोनों में कहा गया है। अभिकथन ए किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, कारण व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ में देखने का प्रयास करते हैं। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोग अपने नेताओं को सार्वभौमिक वैश्य मतदान संविधान जैसे मौलिक नियमों के माध्यम से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं। और आगे है लोकतंत्र गलतियों को ठीक करने की अनुमति देकर सुधार की अनुमति देता है। तानाशाही और लोकतंत्र शासन वाले देश के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फायदे भी हैं। आगे है जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की ज़रूरत है। केवल परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार परिवार और समाज। तो इसमें जो है परिवार समाज और सरकार सब में असमानता का समाधान करने के स्तर पर करने की ज़रूरत है। जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार समाज सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो मौलिक अधिकार यहाँ जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकार पत्र भी कहा जाता है। 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 अनुच्छेद में है। 24 अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है केवल 32 में। ठीक है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और आगे है 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19A का को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। इसे संविधान भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अथवा विधिक अधिकार बनाया गया। तो भाग 12 में अनुच्छेद 300A को बना दिया गया। अनुच्छेद 19 का 1 का 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के। अब अगला क्वेश्चन है स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो 37 नंबर ये क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन के ऊपर है प्रश्न। ऑप्शन है कि समानता का अधिकार के अंतर्गत है मध्याह्न भोजन, जीवन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। तो बोल रहे हैं राइट टू लाइफ में ही मध्याह्न भोजन को जोड़ा गया है। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार
का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, न कि केवल भारतीय नागरिकों पर। अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया गया है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई तक कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का 1 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो नौकरशाही में लाल फीताशाही। आगे है बी नंबर ऑप्शन, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। सी नंबर है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है। डी नंबर है आरोपी को जमानत दे देना। तो आपका जो है बी नंबर आपका जो सही हो जाएगा, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी। इसका आगे व्याख्या क्या है? इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने की प्रमुख समस्या को दर्शाता है। लंबित मामलों की देरी से सुनवाई होना यह याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन है। इसके प्रमुख कारण यह है कि बढ़ती अपराध दर है, अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अदालतों में मुकदमा की संख्या भी अत्यधिक बढ़ रही है। मामलों की बढ़ती संख्या समय पर फैसले में अप्रत्याशित देरी होने की प्रमुख समस्या का कारण है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया 38 का। अब 39वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वनवासी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पेपर मिल मालिक के लिए, जानवर अधिकार कार्यकर्ता के लिए। तो आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा, वनवासी के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन में देखते हैं यहाँ क्या क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कोटाओं में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ सही बता रहा है, ए और बी। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल है। यह अधिकार अधिनियम आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद चराई क्षेत्रों तक है। 40 नंबर अब आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता, गर्व। तो इसमें हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है किस स्थिति को अनुभव करने के साथ? तो आपका जो है अभाव, वंचन हो जाएगा। और आगे देखते हैं, और इसमें भेदभाव भी है शामिल, अभाव और भेदभाव, ए बी दोनों, ए नंबर इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में अभाव, वंचन और भेदभाव अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है। धार्मिक सांत्वना, सहस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, इन सभी मामलों में संघर्ष का चुनाव उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें हाशिए पर रहने वाले लोग खुद को करते हैं। ऐसे कई उदाहरण होते हैं जहां हाशिए पर रहने वाले वर्ग दूसरों के वर्चस्व का विरोध करते हैं, उच्च वर्ग या सरकार के कानून नीति के अनुरूप नहीं होते। हाशिए पर पड़े कई वर्ग शिक्षित होते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा हथियार है हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए, जिसका उपयोग हाशिए के लोग कर सकते हैं। शिक्षा सबसे उपयुक्त अधिकार है इनके लिए। और समानता और गर्व हास्याकरण के साथ प्रायः संबंधित नहीं है। 41वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में जो है मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, ये जो है सम्मिलित, इसमें आपका मनोविज्ञान सिर्फ सम्मिलित नहीं होगा, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान ये सब सम्मिलित है।
42वां नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन देश के विकास में मदद करते हैं। आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, आर्थिक पक्ष के स्तर। तो आपका जो है ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करेंगे आपका ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या कहता है व्याख्या में कि ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं तथा सूत्रों को प्रमुख अवधारणा के रूप में याद करते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये 3 श्रेणी इस प्रकार है। संज्ञानात्मक पक्ष जो सिर से संबंधित होता है, संज्ञानात्मक पक्ष माइंड से, और भावनात्मक पक्ष हृदय से संबंधित होता है। मनोप्रेरणा पक्ष हाथ से संबंधित होता है। पूर्व में हुई घटनाओं का वर्तमान के साथ जोड़ना यह ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के अंतर्गत आता है। पूर्व में हुई कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क में तभी आती है जब संज्ञान का स्तर क्रियाशील रहता है। तो ये हो गया आपका व्याख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। तो 1 नंबर में है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने। आगे है मानचित्र पर सूचना ढूंढने और विश्वकोश का उपयोग करने, विश्वकोश का उपयोग करने। विकल्प ऑप्शन में आपका दिया गया है ए नंबर में। तो छात्राओं का मदद भूगोल में जो है विशेष क्षेत्र को ढूंढने में किस प्रकार से हो सकता है। तो ए में जो दिया गया है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, ये आपका हो जाएगा। मानचित्र का अध्ययन करना जो कि विशेष क्षेत्र को जो है ढूंढने में मदद मिलेगा। मानचित्र पर सूचना ढूंढने, तो आपका जो है 1, 2, 3 हो जाएगा आपका, तीनों सही। और यहाँ विश्वकोश का उपयोग जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ है ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्र को ढूंढने के लिए विद्यार्थी को कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने, रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने तथा मानचित्र पर सूचना ढूंढने में संलिप्त करने के द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। क्योंकि भूगोल की कक्षा में मानचित्र का बहुत उपयोग रहता है। मानचित्र की सहायता से पूरे विश्व के प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम सुव्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, ये आपका भी सही हो जाएगा। आगे है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। आगे देखिए, तो ये सभी स्तर को जो है सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। तो ये मूल्यांकन पुनरीक्षण जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। मूल्यांकन किया जाता है, कार्य योजना बनाना और लागू करना, ठीक है। समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, तो पहला यही हो जाना चाहिए। फिर कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब ये होना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर सही है। पहले 3 नंबर होगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, मतलब समस्या को पहचानना और उसका व्याख्या करना। उसके बाद आपका 4 नंबर दिया है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, समस्या के समाधान के लिए विचारों को उत्पन्न करना और उसका समस्या समाधान के लिए विकल्प को चुनना। फिर आपका कार्य योजना बनाना और उसको लागू करना, और बाद में हो जाएगा मूल्यांकन। तो ए नंबर आपका सही हो गया। समस्या समाधान के स्तरों का सही क्रम हो गया, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों विकल्पों को उत्पन्न करना, कार्य योजना बनाना, लागू करना, मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त उपागम को उपयुक्त क्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सरल से जटिल की ओर जाना है, तो पहले क्या करना है, बहुत पहले के समुदाय, पास पड़ोस में परिवार, भारत के वन, परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पास पड़ोस में परिवार, बहुत पहले समुदाय। सरल से जटिल में जाना है तो पहले परिवार में रहना होता है, पहले परिवार में रहेगा, जानेगा, फिर पड़ोस में परिवार को जानेगा, पड़ोस परिवार के आसपास पड़ोस को जानेगा, पहचानेगा। उसके बाद बहुत पहले के समुदाय के बारे में जानेगा, उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, ठीक है। तो आपका जो है हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। तो डी नंबर ऑप्शन सही है आपका, 1, 3, 4, 2।
सरल से जटिल उपागम पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय, वन क्षेत्र। ये हो गया। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम करिकुलम विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। आगे निम्नलिखित मानचित्र में कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी को जो है दर्शाने के लिए, प्राकृतिक चीज़ को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का जो है अध्ययन करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के लिए प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार है मानचित्र के प्रमुख। तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र को और कौन से मानचित्र कहते हैं? उच्चावच मानचित्र भी। राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाएगा। आगे है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, सड़क वर्षा कहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, सड़क कहाँ है, कितना है, किस प्रकार। तो ये हो गया थीमेटिक मानचित्र। वन, उद्योग मानवीय क्रियाकलापों को ज़्यादा कर दर्शाता है, और प्राकृतिक, वर्षा, ये सब अलग चीज़ से जो है इसको थीमेटिक में दर्शाया जाता है। वन, उद्योग, वर्षा, सड़क आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। इस प्रकार के मानचित्र को, ठीक है, थीमेटिक मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो प्रतीक से पता चलता है और दूरी, दिशा, ये प्रतीक से पता चलता है कहाँ क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन देखते हैं। जांच जब करवाना चाहती है तो उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। 2 में है गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए सरकार को, इस पर चर्चा का आयोजन। और 3 में है पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो यहाँ क्या है, अपने क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की जाँच करवाना चाहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करवाएगी, ये आपका सही हो जाएगा। गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए सरकार को, और इस पर चर्चा भी करनी चाहिए इस पार्ट में। तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थी से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की दशा पर जांच करवाना चाहती है, उनकी पाठ्य योजना में निम्न स्थान पा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है? विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 2 में है दैनिक जीवन में न्यायपालिका को कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। और 3 में है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है। और ऑप्शन 4 में है विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे कैसे सामाजिक न्याय स्वीकृत किया जाता है। तो हास्याकरण से संबंधित ये तो नहीं होगा न्यायपालिका कैसे कार्य करती है दैनिक जीवन में, इससे कोई मतलब नहीं। तो अवधारणा को समझते हैं, ये सही हो जाएगा आपका 1 नंबर। फिर विद्यार्थी पहचानते हैं वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है, ये भी हो जाएगा आपका। और 4 नंबर भी हो जाएगा, विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे कैसे सामाजिक न्याय स्वीकृत किया जाता है। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा आपका। 1, 3, 4 आपका सी नंबर में है। 1, 3, 4 ऑप्शन ए, सी, डी। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल निम्न में है। विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है। आगे है विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय स्वीकृत किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस करने के लिए एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं
और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? तो हम किस प्रकार देखेंगे? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, तो ये भी देखा जा सकता है, या एक नंबर ऑप्शन सही है, हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है, कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, तो ये भी सही है आपका। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ, ठीक है। बी नंबर ए और सी सही है, 1 और 3। तो मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी शेरवानी सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदल लिए, जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को निम्न प्रकार से देखते हैं। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। ये दोनों सही ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। उपयुक्त विकल्प को चुनें। हिमालय और गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ए नंबर में है, आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन देना है, तो इसमें बोल रहे हैं। अब बी नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है, तो ये नहीं होगा। व्यवस्था को बनाने की प्रक्रिया का व्याख्या करें, ये आपका सही हो जाएगा आलोचनात्मक विवेचन के लिए। और आगे देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी है। डी नंबर ऑप्शन में है, आज के गांव और महाजनों के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। तो ये डी नंबर भी ऑप्शन लग रहा है हो जाएगा, तो सॉरी ए नंबर नहीं होगा, ठीक है। आलोचनात्मक विवेचन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं बहुदलीय व्यवस्था के गुण अवगुण, तो बी और डी आपका सही हो जाएगा। बी नंबर में ये हो जाएगा, और डी में है, आज के गांव और महाजनों के समय गांव की व्यवस्था में 3 अंतर को बताना है। गांव और महाजनों के व्यवस्था के 3 अंतर, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है, बी और डी। व्याख्या में क्या कहता है, बहुदलीय व्यवस्था के गुण अवगुण क्या क्या है। आज के गांव और महाजनों के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर को बताएं। ये सभी प्रश्न छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। आलोचनात्मक प्रश्न करने से छात्रों के अंदर तर्क और चिंतन का विकास होता है। अगला क्वेश्चन ए और आर दिया गया है और सही विकल्प को चुनना है। तो ए में है कथन, बिल्डिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न देखें। सॉरी, यहाँ बिल्डिंग नहीं है, ब्रांडिंग है, सॉरी, ब्रांडिंग के उत्पाद पर। और आगे है, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरतों से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने के लिए सोचा। ए आर दोनों सही है। ब्रांडिंग का अर्थ है व्याख्या में किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। उत्पादों से जुड़ा एक ब्रांड मूल्य होता है जिनके साथ उपभोक्ता अपने को जोड़ता है। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। उदाहरण के लिए, साबुन तो बहुत है लेकिन हर कंपनी को अपने साबुन को एक अलग नाम देना होगा। ऐसा करने से वे साबुन का एक और ब्रांड बनते हैं। इसलिए ए और आर दोनों सही है, आपस में व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ए और आर है, सही विकल्प फिर से चुनना है। ए में कथन, ए में दिया गया है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का केंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। और आगे कारण में दिया गया है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़ना देखने में सबल बनाता है, जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों सही है। और इसकी व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। तो व्याख्या में है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी, समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। सामाजिक विज्ञान में कई विषयों का समावेश होता है। उन सभी विषयों को एक साथ पढ़ने के लिए शिक्षक और छात्र के मध्य एक अच्छा सामंजस्य बनता है। विकेंद्रीकरण
विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन में भी है कथन कारण और सही विकल्प का चयन करना है। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। ठीक है। आर कहते हैं कि किसी भी ऐसी घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो ए कथन सही है और आर भी कथन सही है। यहाँ दिया गया ऑप्शन में ए नंबर सही हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन दोनों का व्याख्या इसमें नहीं है। ठीक है, अलग अलग है लेकिन दोनों सही है। देखिए आंसर में है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। जेंडर संबंधी मुद्दों में पुरुष और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करते हैं, जबकि सेक्स शब्द जैविक और एक शारीरिक घटना को प्रतिबिंबित करता है। अपने वर्तमान सामाजिक ढांचा में पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, बल्कि यह धारणा गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। लैंगिक आधार पर पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतः कथन और कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें, कौन सा सही है? द्वितीय का आपका यहाँ स्रोत हो जाएगा विद्वानों की पत्रिकाएं। ठीक है, केवल एक, ऑप्शन नंबर में केवल एक सही है। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है विद्वानों की पत्रिकाएं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों से संबंधित जो मुख्य रूप से अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सामाजिक विज्ञान के एक स्रोत को किसी ऐसी चीज के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो किसी वस्तु या घटना की उत्पत्ति को बताता है। सामाजिक विज्ञान दो प्रकार के स्रोत हैं। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है सिक्के, नदियाँ, किले, भारत का संविधान, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास आदि। ये वे स्रोत हैं जब घटना हुई थी। और द्वितीयक स्रोत वे स्रोत हैं जो विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए आत्मकथाएं, ठीक है, उसके बाद शोध प्रबंध, सूचकांक आदि। मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? न्यूनतम रूप से कौन सा अनिवार्य होगा? चित्र होगा, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण होगा, वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, प्रश्नावली आधारित आंकड़ों के संग्रह। यहाँ बोल रहा है न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है और परियोजना के लिए तो न्यूनतम रूप से आपका जो है यही हो जाएगा प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना, तो परियोजना करने के लिए प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। प्रश्नावली क्वेश्चनर प्रश्नों और कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है जिसमें लोगों से सूचना एकत्रित करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ और प्रयोग में वस्तुनिष्ठ विधि है। RTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? 56 नंबर क्वेश्चन में है। तो RTE 2009 के बारे में पूछा है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार तो संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? में आपका दोनों हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा विकल्प सही। ए नंबर हो जाएगा विकल्प सही। RTE एक्ट 2009 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाम संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। RTE एक्ट या शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया, परंतु इस एक्ट को 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया, परंतु इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को और अधिनियमित किया गया था संसद में 4 अगस्त 2009 को। इस एक्ट के अनुसार देश के सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत शिक्षा का एक प्रमुख विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में
आगे है शिक्षा एक प्रमुख विषय है। यह अधिनियम शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जहां तक कि स्थानीय निकायों द्वारा पालन की जाने वाली विशिष्ट नीतियों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। 57 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है। तो आकलन चक्र कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ तक समाप्त होता है? तो निर्माण आकलन और योगात्मक आकलन। योगात्मक तो लास्ट में होगा ही। आगे है नियोजन आकलन और आकलन, योगात्मक आकलन। और सी नंबर है नैदानिक आकलन और निर्माणात्मक आकलन, ये तो नहीं होगा। और डी नंबर है निर्माणात्मक आकलन और नियोजनात्मक आकलन, ये भी नहीं होगा। आपका जो है ए बी में ही कोनो चुनना होगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सभी विद्यार्थी जो है लगभग ए मारेंगे, लेकिन यहाँ बी नंबर होगा। निर्माणात्मक आकलन नहीं होके यहाँ हो जाएगा नियोजनात्मक आकलन। ठीक है, प्लेसमेंट असेसमेंट एंड सबमिट असेसमेंट, यानी कि सबमिट हो गया आपका योगात्मक आकलन और प्लेसमेंट हो गया आपका नियोजनात्मक आकलन, ना कि फॉर्मेटिव आकलन देना है और समेटिव। तो आरंभ होगा नियोजन बनाएगा और उसके बाद योगात्मक, योग समेटिव करने के बाद आकलन, योगात्मक आकलन, सभी को एक साथ कैलकुलेट करके जोड़ने के बाद उसका आकलन किया जाता है। आकलन चक्र के बारे में है, नियोजन आकलन से आरंभ होता है विद्यालय का आकलन चक्र और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। नियोजन आकलन से आशय, उद्देश्य तथा लक्ष्यों का निर्धारण तथा उन्हें संप्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि का निरूपण करने से है। यह तथ्यों को कैसे करना है तथा उसका समावेशन किस आधार पर होगा इसका निरूपण करता है। योगात्मक आकलन विद्यार्थी के अधिगत विषय में सूचना एकत्रित, और योगात्मक आकलन में क्या है कि अधिगत विषय में सूचना एकत्र करने का प्रमुख तरीका होता है। ठीक है, योगात्मक आकलन में इस प्रकार आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है। योगात्मक आकलन में छात्रों की उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। ठीक है, उपलब्धियों का स्तर प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि नियोजन आकलन में विद्यालय का आकलन चक्र प्रारंभ होता है और योगात्मक आकलन में समाप्त किया जाता है। 58 नंबर है, विद्यालयों के कार्यों के स्व उद्देश्य संग्रहण को डैश माना जा सकता है। तो पोर्टफोलियो माना जाएगा। विद्यालय के कार्यों के स्व उद्देश्य संग्रहण, उद्देश्य का संग्रहण को पोर्टफोलियो माना जा सकता है, क्योंकि विद्यालय के कार्यों के स्व उद्देश्य संग्रहण को पोर्टफोलियो माना जा सकता है। पोर्टफोलियो छात्रों के कार्यों का एक संग्रह है, कार्यों का एक संग्रह है। ठीक है, और एक पोर्टफोलियो में कक्षा का कार्य, कलात्मक भाग, चित्र, कई अन्य मीडिया शामिल हो सकते हैं। एक समय अवधि में छात्र के अधिगम और प्रदर्शन प्रगति को दर्शाता है, प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाता है। पोर्टफोलियो में प्रत्येक भाग चुना जाता है क्योंकि यह आपने जो सीखा उसका एक प्रमाणिक निरूपण है और यह आपके वर्तमान ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए है। पोर्टफोलियो एक कहानी की पुस्तक है जो एक छात्र की अधिगम प्रगति को वर्णित करती है। जैसे जैसे वे प्रत्येक वर्ष में आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य के लिए पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर में है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है जनसंख्या पिरामिड को समझने में, संप्रत्यय को समझने में? ए और बी सही हो जाएगा आपका। वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं दिए गए आंकड़ों के अनुसार। ए और बी सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए अब व्याख्या में देखते हैं। ओनली ए और बी सही है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि विद्यार्थी ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। इसके निम्न तथ्य सहायक हो सकते हैं। तो वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये है। और दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये दोनों सही है। अब नोट में दिया गया है जनसंख्या पिरामिड एक विम आरेख है, एक विमीय आरेख है जनसंख्या पिरामिड, जिसमें विम आयु वर्ग की विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन किया जाता है। यह आबादी के निवासियों का एक ग्राफिक प्रोफाइल है। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब 60 नंबर है, ये एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है दूसरा वीडियो में आपको हिंदी का प्रोवाइड कराएंगे। पहला भी वीडियो का और ये तीसरा सेट का, पहला सेट और तीसरा सेट का हिंदी का अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड होने में दिक्कत होता है। इसीलिए हम हिंदी का जो है अलग से करवा देंगे। और हमको लग रहा है कि अब सोशल स्टडी का भी अलग से ही करवा दें और पेडागोजी का अलग से,
क्योंकि लंबा वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए निम्नलिखित में से प्रश्न अधिगम के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो अंतिम ये क्वेश्चन है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएगा तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है 3 नंबर ऑप्शन में, वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। तो वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसमें विश्लेषण आकलन है ना, विश्लेषण कौशल को आंकने के लिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी नंबर में दिया गया है ए और डी। तो डी में है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को क्यों आवश्यक है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये हो जाएगा। और 1 नंबर में आपका दिया गया है कि अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव होंगे। तो ये हो गया आपका विश्लेषण कौशल को आंकने के लिए प्रश्न। आगे व्याख्या में देखिए, अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने में निम्न कौशल आंके जाते हैं। अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। तो उनके बारे में बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर उनके बारे में बताएंगे। आगे है राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है भारत में। तो जब हम अधिगम की प्रक्रिया द्वारा अनुक्रियाओं को ऐसी समवर्गीय श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ संपन्न किया जाता हो, तो इस प्रकार की उपलब्धि को कुशलता और कौशल का नाम दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न सब, विश्लेषण कौशल मतलब अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आंकना। तो ये हो गया आपका 60 नंबर समाप्त, SST का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हिंदी का वीडियो में, अगले वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन और विश्लेषण करवाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ मंगल, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।